लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, हमने फिनोटाइपिक रेशियो तक देखा था। अब हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। तो ऐसे तो जीनोटाइपिक रेशियो जो आपने चार्ट बनाया था उसको देखकर आप कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा था टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा आपको वो टाइप का जीनोटाइप मिलेगा जो सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट होगा, है ना। सबसे ज़्यादा जो नया टाइप का होगा वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट क्या हो सकता था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको मिलता है 4। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब इससे कम क्या आएगा? एक वाला जो आपका जीन है वो रिकॉम्बिनेंट हो जाए, दूसरा जीन जो है वो आपका पेरेंटल हो जाए, तो ऐसा आपका 4 आ जाएगा। हम पहले इसका ये से ले लेते हैं ना, ये सेम हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना। ये आपका पेरेंटल टाइप हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गया। इसी तरीके से इसके लिए ले लेते हैं, है ना, वाई जीन के लिए ले लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका हाफ कर दो, है ना। इसमें अब दोनों रिकॉम्बिनेंट था तो 4 था, एक रिकॉम्बिनेंट रहेगा तो इसका नंबर आप हाफ कर दीजिए, है ना। तो हाफ करिएगा तो आप कितना आएगा? 2 2 2 2। ठीक। अब आते हैं जब आपका दोनों का दोनों ही आपका पेरेंटल टाइप हो जाए। पहले मैंने लिया दोनों रिकॉम्बिनेंट, फिर लिया दोनों रिकॉम्बिनेंट एक पेरेंटल। अब आते हैं दोनों पेरेंटल, है ना। तो दोनों पेरेंटल क्या क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका भी ये आप हाफ कर दीजिए, है ना। इसका भी हाफ करिएगा तो आपका क्या आएगा? 1 1 1 1। आप अपना चार्ट देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस का मिला करके आपका रेशियो यही आएगा, है ना। तो इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं? इसको हम याद ऐसे रखते हैं, है ना। आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था दैट वाज 1:2:1, यही था ना। मेंडल का जो टॉल पी प्लांट्स के साथ किए थे, 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो। इसको फिर डबल कर दो, 2:4:2, फिर से इसको वापस से वही लिख दो, 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ योर डायहाइब्रिड क्रॉस, है ना। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहले डबल कर दो, फिर वापस से वही लिख दो। और कौन कौन सा जीनोटाइप का कैसा कैसा वाला रेशियो होगा ये आप आराम से ऐसे देख सकते हैं, है ना। जो सबसे ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो किसका होगा? पूरी तरह रिकॉम्बिनेंट का है। जो 2 4 है आपका वो क्या होगा? एक रिकॉम्बिनेंट एक पेरेंटल टाइप। और जो लास्ट वाला है आपका दोनों का दोनों पेरेंटल टाइप वो 1 1 1 1, है ना। तो आप आराम से बिना टेबल बनाए आप जीनोटाइपिक रेशियो इसका लिख सकते हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। सो दिस इज ए जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद आपका एनसीईआरटी सीधे इसके बाद आपका एनसीईआरटी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है, मैं बताऊंगी। उसके बाद आपका एनसीईआरटी लिंकेज स्टार्ट करता है। लेकिन लिंकेज स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी। बोर्ड्स में नहीं आएगा लेकिन फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जीन्स क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, है ना, डुप्लीकेट जीन्स एंड एपिस्टासिस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्ट करना मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया फिर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। उसमें उन्होंने क्या बोला? उसमें उन्होंने बोला कि ये जो 2 जीन है ना, कि हमने कौन कौन सा जीन लिया था? हमने लिया था एक सीड कलर का जीन, हमने लिया था एक सीड शेप का जीन, कुछ भी ले सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कोई भी दो जीन को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मतलब कि हमने जैसे मान लो लिया स्टार्टिंग में राउंड सीड है ना, जो कि येलो कलर का था, एंड लिया रिंकल्ड सीड जो कि ग्रीन कलर का था। तो अगर आपका कलर और शेप वाले जीन को एक दूसरे से मतलब होता तो जब आपका प्रोजेनी बनता तो क्या आपका कभी येलो के साथ रिंकल्ड शेप आ सकता था? नहीं आ सकता था। अगर इन दोनों को एक दूसरे से मतलब होता, मतलब कि जो सीड शेप का जीन है अगर वो आपका सीड कलर के जीन के साथ लिंक्ड रहता तो क्या होता? हमेशा येलो के साथ आपको राउंड सीड ही मिलता, येलो के साथ कभी आपको रिंकल्ड नहीं मिलता, राउंड के साथ आपको कभी ग्रीन नहीं मिलता। पर ऐसा नहीं होता है, हमको चारों तरह का फिनोटाइप मिला F2 में। कैसा कैसा फिनोटाइप मिला? पेरेंटल टाइप तो मिला ही, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। उसके साथ राउंड ग्रीन भी मिला एंड रिंकल्ड येलो भी मिला, है ना। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो जीन्स है, अलग अलग जीन, अगर हम उनका इनहेरिटेंस साथ में भी देखें तो इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है और बिना एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब मैंने आपको बताया था मेंडल का 3 लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेशन तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से ये हो गया, है ना। उसमें उन्होंने उसके साथ मल्टीपल एलेनिज्म से भी खत्म हो गया। उन्होंने बोला था किसी भी जीन का 2 अलील होता है, वो भी उससे रॉन्ग प्रूफ हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा सही रहता है, कोई भी पेयर ऑफ जो अलील्स रहेंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो अलग होंगे एंड दे डू नॉट ब्लेंड, है ना। ये एकदम सही है, आज तक सही है, 100% सही है। ये जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी आगे जाकर के गलत प्रूफ कर दिया गया, है ना। वो हम जब लिंकेज पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। आप सोचिए, अभी ही जान लीजिए ना थोड़ा सा, कि हम मान लेते हैं कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक, उसमें 2 लोकस है मेरा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जीन है, ठीक। अब ये 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे है तो हो क्या सकता है कि ये जब क्रोमोसोम आपका अलग होता है इस क्रोमोसोम के जितने भी जीन है वो आपके एक साथ अलग होते हैं। तो कुछ हद तक ये 2 जीन क्या होते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं। हम मान लेते हैं इसके पास अगर एक ही क्रोमोसोम में येलो कलर है एंड राउंड सीड शेप है, तो सिंस ये एक ही जीन में लिंक्ड है, कई बार क्या होता है ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते और हमेशा येलो के साथ राउंड इनहेरिट होता है ना। तो ये लिंकेज मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। तो इसलिए आगे जाके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत प्रूव हो गया। मेंडल को तो पता नहीं था कि आपके पास क्रोमोसोम्स नाम के चीज़ होते हैं, वो तो सिर्फ बोले थे कोई फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, माइक्रोस्कोपी डेवलप नहीं हुई थी। तो मेंडल वाज लकी कि उन्होंने अलग अलग क्रोमोसोम्स के जीन को स्टडी किया था, ठीक है। उसके साथ अगर एक में किया भी था तो वो 2 जीन इतने दूर थे कि वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर से अलग हो जाते थे। मैं जब लिंकेज लाऊंगी मैं आपको फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी आगे जाके गलत प्रूव कर दिया गया, ठीक। इसके बाद अब हम आते हैं 2 जीन इंटरैक्शंस तक, है ना। 2 जीन एक ही कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी प्लियोट्रॉपिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आना। ये आपके एनसीईआरटी में आगे की तरफ नहीं दिया हुआ है, पीछे में आपका जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसके तरफ दिया हुआ है, या अगर आपका बहुत नया एनसीईआरटी होगा तो वो बीच में ही ऐड किया है ना। जिनके बुक में ये बीच में एडेड नहीं है वो पीछे पलट के अपना सप्लीमेंट्री मटेरियल देखना, उसमें आपका एडेड होगा, है ना। तो वी विल स्टडी अबाउट प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि ऐसे हमने अभी तक जीन कैसे डिफाइन किया, जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स अ कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जीन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि किसी हमारे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। पर हमेशा ऐसा सही नहीं होता है, कोई एक जीन हमारे ढेर सारे कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एंड इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। द फिनोमेना बाय व्हिच अ जीन, है ना, confers for various characters in an individual, that is known as प्लियोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया है आपको फिनाइल
ये phenylketonuria है ना, इट इज़ अ डिजीज, इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज जिसमें कि आपका जीन गेट्स मॉडिफाइड है ना। नॉर्मली क्या होता है, आपके बॉडी में एक जीन प्रेजेंट होता है जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दैट इज फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्साइलेज, फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्साइलेज। ठीक है, ये मैं नॉर्मल के बारे में बता रही हूँ। नॉर्मली आपके बॉडी में एक जीन होता है जो कि एक एंजाइम बनाता है, कौन सा एंजाइम बनाता है, फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्साइलेज। ये एंजाइम का क्या काम होता है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग phenylalanine, phenylalanine is an amino acid है ना, this enzyme is responsible for converting phenylalanine into tyrosine, ठीक है। अब phenylketonuria में क्या होता है, ये जो जीन होता है ना, this gene gets defective, दिस जीन्स गेट डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव होने की वजह से आपका ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है ना। ये एंजाइम बनना बंद होने की वजह से आपका फिनाइलएलैनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, फिनाइलएलैनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। ये कन्वर्जन जब नहीं होता है, इसके वजह से आपके बॉडी में फिनाइलएलैनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब ये फिनाइलएलैनिन का लेवल बढ़ने के चलते आपके बॉडी में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है ना, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लैक कलर्ड यूरिन, अलग अलग तरह का आपका कैरेक्टर्स होता है। तो एक जीन के मॉडिफिकेशन की वजह से है ना, ये जीन ऐसे क्या करता था, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, लेकिन इस ये जो नया टाइप का अलील बना है ना, मैंने आपको बताया था अलील क्या है, मॉडिफाइड टाइप ऑफ जीन है ना, स्लाइटली मॉडिफिकेशन हो गया, अलील बन गया। तो ये नॉन फंक्शनल जीन ही, मतलब जो जीन फिनाइल हाइड्रोक्साइलेज प्रोड्यूस कर रहा है उसी का एक तरह का अलील हो गया मॉडिफिकेशन की वजह से। तो अब ये जो अलील आपका बना, इसके चलते आपका वेरियस टाइप का कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस जीन के चलते बहुत सारा अलग अलग कैरेक्टर्स आपको दिखने को मिल रहा है ना। ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म, ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना। स्टार्ट विथ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिएगा है ना, डोंट एवर लीव स्टडिंग योर एनसीईआरटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। है ना, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा इनहेरिटेंस जो बहुत सारे जीन्स की वजह से है ना। पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब रिलेटेड टू जीन, एंड इनहेरिटेंस मतलब किसी चीज़ को कैसे इनहेरिट करते हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका ऐसा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि इट इज़ बिकॉज ऑफ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन जीन, बहुत सारे जीन की वजह से है ना। प्लियोट्रोपिज्म में आपका क्या था, वन जीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी कैरेक्टर्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में उल्टा होता है ना, वन कैरेक्टर के लिए आपका बहुत सारा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ना, मतलब 2-3 जीन्स की वजह से आपका एक ही कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आपका एनसीईआरटी कहता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कब बोलेंगे, जब 3 या उससे ज़्यादा जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, तब हम इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टडी किया था है ना, निल्सन एल एंड ईस्ट है ना, निल्सन, इवन आई कीप फॉरवर्डिंग द नेम्स है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता दे रही हूँ ऐसे। ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो निल्सन एल एंड ईस्ट ने आपका काम किया था कॉर्न कर्नल्स के ऊपर है ना। कॉर्न कर्नल्स मतलब
कॉर्न कर्नल मतलब मकई का दाना, है ना। हमारे यहाँ जो मकई मिलती है वो सारे के सारे येलो कलर की ही होती है, बट आप ऐसे सर्च करिएगा ना तो दिखेगा, मतलब नेट वेट पे देखेगा या बाहर जो मकई मिलती है उनमें ब्राउन कलर का भी होता है ना, बीच बीच डिफरेंट डिफरेंट कलर का कॉर्न कर्नल्स होता है। यहाँ इंडिया में आपको जनरली येलो ही मिलता है, तो आपको नहीं पता होगा, नेट पे सर्च करके देखिए। एक तो इसमें किया, और दूसरा आपका लेंथ ऑफ टोबैको प्लांट, है ना, लेंथ ऑफ कोरोला, लेंथ कोरोला समझते हैं, कोरोला मतलब कि पेटल्स, है ना। तो कोरोला लेंथ ऑफ टोबैको प्लांट पे इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का डिस्कवरी की। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि किसमें सबसे पहली बार हुआ था, कॉर्न कर्नल में हुआ था, और कोरोला लेंथ, है ना, पेटल का लेंथ ऑफ टोबैको प्लांट में हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता है आप सोचिए, देखिए। और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आपका और हो सकता है ना, जैसे हमारा जो स्किन कलर होता है ना, हमारा जो स्किन कलर होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं देयर आर 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आवर स्किन कैरेक्टर, एक ए जीन, एक बी जीन, एक सी जीन, है ना। अब ये स्किन कलर कैसे आपका डिसाइड होता है, तो आपके बॉडी में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज मेलेनिन, है ना। मैं इसकी मदद से समझा रही हूँ, इसमें भी ऐसे ही सेम होता है। तो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से आपका स्किन में ब्राउन, मतलब जो भी आपका स्किन का कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ योर मेलेनिन पिगमेंट, है ना। अब हम मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में 3 जीन है ए बी सी, ये मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डोमिनेंट वाला होगा वो क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस मेलेनिन पिगमेंट, है ना। और जो उसका रेसेसिव वाला होगा काउंटर पार्ट्स, वो मेलेनिन पिगमेंट नहीं बना पाएगा ड्यू टू मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आप सोचिए अगर किसी के पास ऐसा जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, मतलब कि इसके पास जितना जीन पॉसिबल था एक पर्सन में, तीनों का तीनों, मतलब 6 का 6 अलील आपका सब का सब मेलेनिन बना रहे, तो सब का सब मेलेनिन बना रहे, इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा मेलेनिन होगा। तो ऐसा पर्सन क्या होगा, दिस पर्सन विल बी वेरी डार्क, है ना, वेरी डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। अब हम मान लेते हैं किसी का जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऐसा है, BB एंड स्मॉल सी, तो ऐसे में उसमें मेलेनिन पिगमेंट बन ही नहीं रहा है, तो ऐसा पर्सन विल बी वेरी फेयर, है ना, एकदम फेयर, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे ज़्यादा फेयर। ठीक है, सबसे फेयर हो सकता है। इंटरमीडिएट कैसे होगा, हम मान लेते हैं कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा रेंज होता है ना। तो जिनमें जितना ज़्यादा जीन्स होगा फॉर प्रोड्यूसिंग मेलेनिन, उसका स्किन कलर उतना ज़्यादा डार्क होगा, एंड जिसमें जितना कम होगा उतना ज़्यादा उनका कलर लाइट होगा। तो ऐसे में आपको क्या होता है, कोई डेफिनेट फिनोटाइप नहीं मिलता है ना। हम तो ऐसे इसको सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे पी प्लांट में हमने क्या किया था, या तो टॉल है या तो ड्वार्फ, ऐसे किया था ना। लेकिन क्या स्किन कलर में ऐसे कर सकते हैं, स्किन कलर में ऐसे नहीं कर सकते, है ना। इसमें क्या होता है, आपको देयर इज यू हैव गॉट अ रेंज ऑफ फिनोटाइप्स, है ना, आपको एक रेंज मिलता है, डार्क से लेकर के लाइट तक देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेंजेस, उसमें हम कोई एक डिफाइन नहीं करते। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब भी होगा बाबू, याद रखना, आपको फिनोटाइप डिस्क्रीट नहीं मिलेगा ना, अलग अलग एकदम नहीं मिलेगा, जैसे या तो टॉल या तो डॉफ या तो वाइट या तो पर्पल, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा, रेंज में मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे कॉर्न कर्नल्स, इसका भी ऐसा नहीं है कि एकदम या तो येलो या तो ब्राउन, ब्राउन येलो पिंक मरून, अलग अलग तरह का आपका कलर हो सकता है। ठीक है, कोरोना लेंथ में भी ऐसा नहीं है, या तो बिग या तो स्मॉल नहीं होगा, ऐसा होगा बिग, उससे थोड़ा स्मॉल, उससे थोड़ा स्मॉल। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कि आपको फिनोटाइप में रेंज मिलता है पूरा, है ना, कोई डिस्क्रीट यूनिट कभी नहीं मिलता है। ठीक है, ह्यूमन हाइट भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, ऑब्वियसली इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। इसमें आपका बहुत सारा बाहर से भी डिटरमाइन होता है, बट इट इज़ ऑल्सो जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन हाइट भी जो है ना, किसी भी मतलब ह्यूमंस का जो हाइट है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। हमको जहाँ पे भी कोई रेंज मिलता है, अगर वो जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और हम पक्का कैसे पता करेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, 3 या उससे ज़्यादा जीन्स अगर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वील से कि ऐसा टाइप का इनहेरिटेंस आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स एंड ये। उसके पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था प्लियोट्रॉपिज्म, है ना,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 3 या उससे ज़्यादा जीन्स काम करें। अब इसमें याद रखना कि एक जो जीन, जैसे मान लेते जो ए वाला जीन था, उसका बी जीन से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एकदम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन 2 जीन इंटरैक्शन में क्या होता है, जो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स एंड एपिस्टासिस। इन तीनों में भी एक ही कैरेक्टर के लिए आपका 2 या उससे ज़्यादा अलग अलग जीन्स काम करते हैं। डिफरेंस क्या होता है इसमें और उसमें? इसमें एक ए जीन जो था आपको, उससे बी जीन से कोई रिलेशन नहीं है ना। ए जीन अपना इंडिपेंडेंट है, बी जीन अपना इंडिपेंडेंट है, सी जीन अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। लेकिन इंटरैक्शन वाले में एक जीन का फंक्शन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड 2 जीन इंटरैक्शन, है ना। तो 2 जीन इंटरैक्शन जो भी है वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। 3 तरह का होता है, फिर से बता रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया इसलिए बार बार बता रहे हैं। ये डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड ये एपिस्टासिस, ठीक है। ये तीनों हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।